हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ंतु। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेल बायोलॉजी का एक और चैप्टर। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स का योगदान होता है, वैसे ही सेल को वर्क करने के लिए सेल ऑर्गेनल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेल के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इनके ऑर्गन्स होते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोला जाता है। बेसिकली जब ER से हमें पूछा जाता है कि ER क्या होता है, तो आपको याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किन के बीच में होता है? इट इज स्प्रेड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप यहां पर बोल सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो गाइस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था कि सेल के चारों तरफ एक उसका सुरक्षा कवच होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिससे बाहर से कोई भी चीज उस पर एंटर नहीं कर सकती या उस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। वैसे ही न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये किसमें किन के बीच में होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके के होते हैं, इट इज टू टाइप्स। पहला होता है स्मूथ वॉल और दूसरा होता है रफ वॉल। स्मूथ वॉल का मतलब है ऊपर की जो उसकी सतह है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है। उसका कारण ये है कि उसमें राइबोसोम्स नहीं होते। यहाँ मैंने राइबोसोम्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है राइबो, आप समझ जाइएगा। इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इस वजह से जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो सतह है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है। और ये किसका सिक्रीशन करता है? लिपिड का सिक्रीशन करता है। मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो बेसिकली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो यही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड का सिक्रीशन करता है, लिपिड सिक्रीट करता है। नेक्स्ट होता है रफ वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गाइस, इसका जो पूरा नाम है स्मूथ वॉल, मैं ER लिख देती हूँ यहाँ पर, ER, और रफ वॉल ER, रफ वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मूथ वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब है? जब उसकी सतह पर राइबोसोम्स एब्सेंट है। और जब उसकी सतह पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो वो होगा रफ, यानी खुरदुरा होगा, और ये सीक्रेट करते हैं प्रोटीन। और इन दोनों के सीक्रेशन से ही क्या बनता है? सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट मैंने बहुत बता दिया यहाँ पे राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स ओनली डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इतने ज्यादा छोटे होते हैं, आप एक बोल सकते हो डॉट के जैसे, इतने छोटे होते हैं कि आप इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बोल रही हूँ, मतलब ऐसा प्रकाश तरीके का माइक्रोस्कोप जो कि बहुत आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन भी डिटेक्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है राइबोसोम। इट सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो होता है राइबोसोम, और इसलिए राइबोसोम को बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यही चीज पूछी जाती है राइबोसोम्स के बारे में। अगर आपसे कभी क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये नहीं बनेगा कि राइबोसोम क्या होता है, या उसको किस माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, या वो किसका पार्ट है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला जाता है राइबोसोम्स का, क्योंकि पूरी बॉडी के लिए, जो पूरे सेल के लिए जो सबसे ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स में होता है। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल बताती हूँ, गोल्गी एपरेटस, या फिर इसको बोला जाता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को गोल्गी एपरेटस क्यों बोला जाता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इट इज मेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के ग्रुप से मिलकर गोल्गी बॉडी बनता है। ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स क्या होते हैं? वो ये होते हैं बिकॉज
प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एंड प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। जो प्रोटीन राइबोसोम में बनता है ना, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला गया है उसको। तो जो प्रोटीन राइबोसोम में बनता है उसका सिंथेसिस गोल्गी बॉडी में होता है और ये एक पैकेज यानी एक बंडल बनाता है। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई सामान तैयार हुआ और फिर उस सामान के पैकेजेस बनाकर उसको कहीं और उसके डेस्टिनेशन पे भेजना, तो वो काम होता है गोल्गी बॉडी में। ठीक है, सो दीज पैकेजेस आर ब्रॉट टू देयर डेस्टिनेशन बाय गोल्गी एपरेटस। इन जो पैकेज बने हैं प्रोटीन के सिंथेसिस होने के बाद जो पैकेज बने हैं, जो बंडल बने हैं, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए गोल्गी बॉडी जो है काम करता है और इसलिए गोल्गी बॉडी को गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? दीज पैकेजेस आर ब्रॉट टू देयर डेस्टिनेशन बाय गोल्गी एपरेटस, यानी गोल्गी बॉडी के थ्रू ही ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो बंडल है वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। दैट्स वाई, इसीलिए इट इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। जैसे राइबोसोम्स को मैंने क्या बताया आपको, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, वैसे ही गोल्गी बॉडी को बोला जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाट इज नोन एज द ट्रैफिक कंट्रोलर। तो आपको पता होना चाहिए कि गोल्गी बॉडी किसको बोला जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर तो गोल्गी बॉडी को बोला जाता है। और ये लाइजोसोम्स का निर्माण भी करते हैं। इट इज ऑल्सो फॉर्म्स लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स क्या होता है ये चलो मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब देखती हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना ही चाहिए कि लाइजोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था। तो लाइजोसोम डिस्कवर्ड बाय सी डे ड्यूक। आपको पता होना चाहिए, कभी कभी रैंडमली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछा जा सकता है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल का नाम दिया जा सकता है, उसकी डिस्कवरी पूछी जा सकती है कि किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था। सो लाइजोसोम डिस्कवर्ड बाय सी डे ड्यूक। मैंने बॉक्स में हाईलाइट कर दिया फ्रेंड्स, आप नोट्स बनाते चलिए तो बात के रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो लाइजोसोम्स मैंने इसके पहले आपको बताया था, गोल्गी बॉडी क्या करते हैं, एक पैकेट्स बनाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए। तो लाइजोसोम्स फाउंड इन फॉर्म ऑफ पैकेट। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो एक पैकेट के रूप में पाए जाते हैं सेल्स में। A powerful heterolytic enzyme is found in this packet. एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल heterolytic एक एंजाइम मौजूद होता है लाइजोसोम्स में, जो क्या काम करता है, it destroy every foreign substance like bacteria, virus, etc. जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, मतलब अगर कुछ वायरस या बैक्टीरिया है तो वो उस कहना चाहिए प्रोटीन में अफेक्ट नहीं करेगा जो दूसरे प्लेस के लिए जा रहा है। तो ये हेल्प करता है लाइजोसोम्स, जो हेट्रोलिटिक एंजाइम होता है लाइजोसोम्स में वो प्रोटेक्ट करता है। कोई भी फॉरेन का मतलब है कोई भी बाहरी चीज अफेक्ट नहीं करती उस पर। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयज ओल्ड एंड वीक सेल ऑर्गेनेल्स। लाइजोसोम्स एक काम ये और करता है कि उस सेल में जितने भी पुराने और कमजोर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी या बोल सकते हो जो भी पुरानी ऑर्गन्स हैं या पुरानी बॉडी है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है लाइजोसोम्स। इफ देयर इज नीड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द सेल, लाइजोसोम्स ब्रेक्स। अगर जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल डेड हो गया है या वो वीक हो गया है और उस पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करना है, तो उस पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइजोसोम अपने आप को क्या कर लेगा, ब्रेक कर लेगा। तो उसको ब्रेक करने से क्या होगा, जैसे ही लाइजोसोम ब्रेक होगा वो पूरा का पूरा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। चलिए अब बात करती हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई अगर ऑर्गन है सेल का तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो बेंडा साइंटिस्ट ने दिया था, BENDA, बेंडा, नेम गिवन बाय बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया जो नेम है वो बेंडा साइंटिस्ट ने दिया था। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल के मैकेनिज्म के लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और आपको पता है ग्लूकोज जो है वो एनर्जी देने का काम करता है। इसलिए 36 एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो 36 एटीपी एनर्जी इज रिलीज्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया फेमस है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब आप समझते हैं जो पूरी जगह पावर्स रिलीज करे, है ना। तो इसलिए क्योंकि ये 36 एटीपी एनर्जी रिलीज करती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड में बहुत अच्छी चीज आई है एक, ये जो मैं आपको सेल्स के बारे में बताना चाहती थी कि या तो एनिमल सेल होते हैं या प्लांट सेल होते हैं, तो प्लास्टिड इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। 3 होते हैं ये, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल, ठीक है। अब इनको इंडिविजुअली हम समझेंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा फॉर्म है प्लास्टिड का which is only found in that part of cell which deprived of sunlight, जो सूरज की रोशनी से, सनलाइट से छुपा हुआ है, जो प्लांट का ऐसा हिस्सा जो डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में नहीं आ रहा है, वहां पर प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे रूट्स, जड़ें पौधों की जमीन के अंदर होती हैं, इसलिए सनलाइट से डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, रूट के पहले थोड़ा स्टेम का जो पार्ट है जमीन के अंदर होता है, उसमें भी सनलाइट नहीं लगती है। तो ये वाला जो हिस्सा है इनमें प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट, और ये क्या करते हैं, स्टार्च और ऑयल ड्रॉप्स बनाने का काम करते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। एक बहुत अच्छा तरीका याद करने का, क्रोमो का एक अलग डेडिकेटेड मीनिंग है। क्रोम से हमको पता चलता है कलर, क्रोमोप्लास्ट का काम ही यही है, कलर्ड प्लास्टिड। ये क्या, इनको आप बोल सकते हो, क्रोमोप्लास्ट को बोल सकते हो कलर्ड प्लास्टिड, जो पेड़ के कुछ स्पेसिफिक भाग में कलर देने का काम करते हैं, है ना। इट गिव्स कलर टू प्लांट, जैसे फूलों में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। तो इनके भी कुछ अलग अलग नेम है, जैसे लाइक रेड ऑफ टोमेटो, जो टमाटर का लाल कलर होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क करके रख लेना। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड कलर ऑफ टोमेटो किसके कारण है? लाइकोपीन के कारण। बीट रूट का जो कलर है वो विटामिन के कारण है, और कैरेट का जो कलर है वो कैरोटीन के कारण है। तो ये 3 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्टार मार्क करके रख लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ क्लोरोफिल। एज वी नो दैट क्लोरोफिल हमें सब पता है, जो पौधे का, प्लांट का, ट्री का ग्रीन कलर होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है? ग्रीन कलर देने का काम करता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी वैक्यूल्स क्या होती है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।